वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ एग्जाम का अंतिम प्रहार का सेट। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भिड़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको उत्तर और व्याख्या दिया गया है। व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और हमारे द्वारा इससे पहले आपको 10 सेट करवाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उन सेट को भी आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि उनसे आपके भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उन वीडियो को एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे पहला विचार क्या है, तो इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। तो हाँ, ये सही बात है। और इसमें परिषद प्रवेश का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था, तो नहीं, ये बहुमत से पारित नहीं हुआ था। इसी अधिवेशन के बाद स्वराज के पार्टी के गठन की भूमिका तैयार हुई थी। तो हाँ, तैयार हुई थी, यानी कि 1 और 3 सही उत्तर होंगे इसमें। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया अधिवेशन में परिषद प्रवेश का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके विरोध में CR दास ने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी बनाई थी। ये आपको बात याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में वकासत भूमि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, यह किया गया था जोतदारों द्वारा बेदखल की गई भूमि की वापसी और कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसी तरह के पूरे सेट में आपको प्रश्न मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होंगे और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर के बढ़िया ताल क्षेत्र में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। बसाकत यह भूमि थी जिसे मंदी के कारण लगान ना चुका पाने पर जमींदारों ने छीन लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में क्या सही है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है, यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो जैसी शक्ति होती है। वे दोबारा पारित होने पर भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 201 के तहत है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की करेल केवाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करेल केवाल मिट्टी के संबंध में बोला गया दोस्तों, तो यह मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के जिलों यानी बक्सर, भागलपुर में पाई जाती है। तो हाँ, यह पाई जाती है करेल केवाल मिट्टी बक्सर और भागलपुर के इलाकों में पाई जाती है, दक्षिण बिहार में। इस मिट्टी में क्षारीय अम्लीय गुण को संतुलित होते हैं। तो हाँ, संतुलित होते हैं। इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। तो नहीं दोस्तों, इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि करेल केवाल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें जल सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है, इसीलिए तीसरा गलत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है कि ये आपको याद रखना है दोस्तों कि करेल केवाल मिट्टी को ही काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ने बोर के
किस विचार को चुनौती दी थी? तो दोस्तों इन्होंने चुनौती दिया था इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती हैं इस बात को, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग दोनों एक साथ नहीं जाने जा सकते हैं, इसीलिए निश्चित कक्षा का विचार गलत है, इसके स्थान पर कक्षक का विचार आया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पावापुरी में स्थित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है और यह मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है जैन धर्म से है और यह कमल रूपी तालाब के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। सफ़ेद संगमरमर का यह मंदिर एक बड़े तालाब के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन की बात कही जा रही है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुच्छेद 279A के तहत है, तो ये सही बात है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, तो हाँ करते हैं। परिषद में राज्यों को वोटिंग पावर 2/3 होता है, तो हाँ होता है, परंतु किसी भी निर्णय के लिए 50% बहुमत की आवश्यकता होती है, तो यह गलत बात है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे इस प्रश्न का कि परिषद के निर्णयों के लिए 75% यानी 3/4 भारित बहुमत की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है, 50% की नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में पानी का उपयोग कार के रेडिएटरों में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उस ऊंचे विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी बहुत अधिक ऊष्मा सोखने के बाद भी अपने तापमान में कम वृद्धि होने देता है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हाँ होता है, ये सही बात है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये सही बात है। और आकाश का नीला रंग प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है, तो नहीं, ये गलत बात है, ये विवर्तन के कारण नहीं होता, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, ना कि विवर्तन के कारण, ये आपको याद रखना है। नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, यह रेले प्रकीर्णन नियम पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो वह जिला है दोस्तों पटना में सबसे ज़्यादा बिजली खपत हो रही है। दोस्तों आपके 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे उन सभी वीडियो को भी आप देख लेंगे, क्योंकि वे सारे वीडियो जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इस वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में किस प्रकार के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? तो यह होती है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों यह होता है उल्टा और वास्तविक, या वास्तविक या उल्टा ये बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मस्तिष्क इसे उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके पढ़ता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया था? तो यह किया गया था दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातात्विक स्थल को, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महाबोधि मंदिर को 2002 में ही घोषित कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को जो पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासक के प्रशासन की विशेषता थी? तो दोस्तों यह विशेषता थी शिवाजी महाराज की, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध परिवहन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है सक्रिय परिवहन, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि पदार्थ कम सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर भेजे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज कथन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो यह किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 239 का ए के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है और वहां मंत्रिपरिषद की जनसंख्या कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह है दोस्तों दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लाए गए हैं छोटे छोटे रूप में लाए गए हैं ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विश्वविख्यात है और इसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो उस नदी का नाम है कोसी। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध संगीत से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इसे आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था अजातशत्रु के समय हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवाएं जैसी पेनिसिलिन मुख्य रूप से किस पर प्रभावी होती है? तो दोस्तों यह प्रभावी होती है बैक्टीरिया पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से, ये भी आपको याद रखना है। हमारे द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं जिससे आपको हर प्रश्न का सवाल का आंसर मिल सके। तो यह इसमें 29 विषय थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे, ये आपको याद रखना है, और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय थे। हमारा अगला प्रश्न है कि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में मैग्नीज का भंडार मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीज का भंडार जो है मुंगेर और गया में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1923 के बिहार में स्वराज दल की शाखा के गठन के समय इसके सचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो इसके सचिव के रूप में अब्दुल बारी को चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1936 के लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों यहाँ अध्यक्ष
एनजी रंगा और सचिव स्वामी सहजानंद थे, ये गलत बात है। यहाँ अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव एनजी रंगा जी थे, ये सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन के प्रणेता थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में दारू उल अदल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग न्याय का घर या न्यायालय के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह दिया गया अनुच्छेद 215 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट के लिए है। ये आपको याद रखना है, 129 सुप्रीम कोर्ट और 215 हाई कोर्ट के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में टाल या ताल क्षेत्र का विस्तार सबसे अधिक पाया गया है, जो रबी फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह है बढ़ैया से मोकामा यानी पटना तक के क्षेत्र को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा के दक्षिण तट पर स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है उसे टाल क्षेत्र कहते हैं। मोकामा टाल दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है प्लीहा या यकृत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सोन नहर परियोजना जो बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है का निर्माण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह है 1884 में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दोहरी आन सोन रोहतास में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो गणराज्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों राज्य में प्रयुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंशानुगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले किया गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शासक ने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोदी वंश का प्रथम अफगान वंश था, जबकि सूरी वंश भारत में द्वितीय अफगान वंश था, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए व्याख्या वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस पे विचार करते हैं तो इसकी उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए, तो ये सही बात है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही बात है। इसे पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था, ये सही बात है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो दोस्तों यह प्रदान करता है खुदरी अंतःप्रायोगिक जलिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा यह किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राइबोसोम के कारण यह खुदरी होती है और प्रोटीन निर्माण का मुख्य केंद्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पायराइट्स का भंडार पाया जाता है
और भारत में इन खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार 95% है। तो दोस्तों यह पाया जाता है रोहतास में। इस प्रश्न का हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में यही बात है कि भारत में सर्वाधिक जो है पायराइट्स पाया जाता है, लगभग 95%। इसलिए इसको आपको याद रखना है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में क्या सही है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही है कि इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक संविधानेतर निकाय है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ का पानी पर तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। बर्फ का कितना भाग पानी के सतह के ऊपर रहता है? तो दोस्तों बर्फ का 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है, बाकी 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि घनत्व के अंतर के कारण 90% भाग यानी 9/10 भाग पानी के अंदर और 10% भाग 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये आपको याद रखना है कि इसलिए तो घनत्व के अंतर के कारण। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के ऐतिहासिक बापू टावर का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया है जो महात्मा गांधी को समर्पित है? तो बापू टावर का निर्माण जो है यह पटना में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के का वह भाग है भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। जो रॉकेट होता है न्यूटन के तीसरे नियम संवेग संरक्षण नियम पे भी आधारित है। ये भी आपको याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सीतामढ़ी जिला किस फसल के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग देने की चर्चा भी रही है? तो यह है दोस्तों बालूशाही को, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक मिठाई है लेकिन इसे सीतामढ़ी की विशिष्ट पहचान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है स्टील या लोहा या सॉलिड में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आज़ादी के बाद कौन थे? तो दोस्तों आज़ादी के बाद जो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वह थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रामदयालु सिंह 1937 में आज़ादी से पहले अध्यक्ष बने थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत कथन को छांटना है दोस्तों। तो वह गलत कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसादपद पद धारण करता है, तो यह सही बात है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है, तो ले सकता है, ये सही बात है। उसे संसद में मतदान करने का अधिकार है, तो नहीं, यह गलत बात है। उसे संसद में मतदान देने का अधिकार नहीं है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, तो हाँ सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उसे संसद में मतदान देने का अधिकार है, तो नहीं, उन्हें अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत बात हो गया। हमारा
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वह बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो ककोलत जलप्रपात जो है दोस्तों, यह नवादा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो दोस्तों वह खनिज का नाम है पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में मैजिक लालटेन के माध्यम से क्रांतिकारी संदेश पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों यह पहुंचाया जाता था मुजफ्फरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 112 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों यह किया गया था अमर सिंह के द्वारा, जो कि बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। महाराजा कुंवर सिंह के भाई कौन थे? तो अमर सिंह। इन्होंने आगे समानांतर सरकार का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध जारी रखा और कैमूर की पहाड़ियों में अपनी शक्ति केंद्रित कर समानांतर सरकार का गठन किया। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रांतिक वेग के संदर्भ में यदि किसी तल का प्रभाव इस वेग से अधिक हो जाए तो प्रवाह की प्रकृति क्या होगी। तो प्रवाह की प्रकृति जो है वह विक्षुब्ध हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब प्रवाह की गति क्रांतिक वेग से अधिक हो जाती है तो कण टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लगते हैं, जिसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या से इसे मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस संदर्भ में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों इस संबंध में अंतिम निर्णय जो करता है वह करता है स्वयं राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 163 का सबस्क्राइब 2 स्पष्ट करता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और किस क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इसे टोटल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार को मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी जोन 2 में, जिसमें पूर्णिया किशनगंज आते हैं, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची कहा जाता है रेजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियाज को, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये एंजाइम डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर उन्हें काट देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किसने किया था। तो दोस्तों यह किया गया था गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1931 में इन नेताओं ने इसकी स्थापना की थी, जबकि 1934 में अंजुम इस्लामिया हॉल यानी पटना में जयप्रकाश नारायण के सचिव और आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्ष बनने पर इसका विस्तृत गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार
किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या में के कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती? तो दोस्तों टोटल 15% से अधिक नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट का होना। ये जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण होती है जिसे उबालकर दूर किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी कठोरता के लिए रासायनिक विधियों जैसे जियोलाइट की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो चूना प्रधान और पुरानी जलोढ़ होती है? तो दोस्तों यह पाया जाता है सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में, जिसे बलसुंदरी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वार्नियर या कैलिपर्स का अल्पतांक मांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही सूत्र है कि एक मुख्य पैमाने का भाग माइनस एक वार्नियर पैमाने का भाग, यह सही सूत्र है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बार्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए कार्य करने का आधार है? तो दोस्तों यह कार्य करने का अधिकार है वेंचुरी मीटर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वेंचुरी मीटर का उपयोग पाइप में तरल के प्रवाह की दर मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बुनेसेन वर्ण और विमान के पंखों का आकार भी बार्नौली सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पूंछी आयोग का गठन 2007 में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है और यह किस जिले को सिंचित करती है? तो दोस्तों यह गंडक और पश्चिम चंपारण जिले को सिंचित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने खैरू मियाँ से प्राप्त जमीन पर इस आश्रम की स्थापना की थी जो बाद में बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बना। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर संचार में सिग्नल का संचार किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो है दोस्तों यह मणिपुर पर लागू नहीं होता है, असम, मेघालय और मिजोरम पर लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 6ठी अनुसूची AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर उल्लेखित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की श्रेणी का विस्तार पाया जाता है जो बिहार का सबसे उत्तरी भाग है? तो दोस्तों यह है पश्चिम चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया हुआ है कि यह कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप होता है यानी 2D होता है, तो सही बात है। यह ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो हाँ होता है। यह स्टील से भी कई गुना अधिक मजबूत होता है, तो हाँ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि
मुगल काल के दौरान बिहार का वह कौन सा राजकुमार था जिसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा था? तो वह राजकुमार का नाम था शहजाद अजीम उस शान, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वह औरंगजेब का पोता था, उसने पटना के पुनर्निर्माण पर 1 करोड़ रुपया खर्च किए थे, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के किसके द्वारा प्रस्तुत कराया जाता है? तो दोस्तों यह कराया जाता है राज्यपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है एब्सिसिक एसिड को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन वृद्धि को बढ़ाते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ स्पर्श करती है? तो दोस्तों वह है पश्चिमी चंपारण। ये जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों की सीमा को टच करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है कि यह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। और कूलाम का नियम आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भागलपुर क्षेत्र में सक्रिय रहे सियाराम दल का मुख्य कार्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य था कि पुलिस थानों को जलाना और छापामार युद्ध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सियाराम सिंह ने के नेतृत्व में इस दल ने सशक्त विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रवाह के संदर्भ में यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो स्पेक्ट्रम में कौन सा विस्थापन दिखाई देगा? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो विस्थापन दिखाई देगा वह होगा ब्लू शिफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब स्रोत प्रेक्षक के बीच की दूरी घटती है तो आभासी आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। दूर जाने पर रेड शिफ्ट होता है, ये आपको याद रखना है। समीप आने पर ब्लू शिफ्ट और दूर जाने पर रेड शिफ्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव के संदर्भ में यदि पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाए तो पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के पृष्ठ तनाव पर घट जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृष्ठ तनाव घटने के कारण ही साबुन का पानी कपड़ों के रेशों के अंदर तक पहुंचकर गंदगी साफ कर पाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों यह बताना है। तो इसमें जो है निर्वाचन नामावली तैयार करना शामिल है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये शामिल है, संसद और राज्यों विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का अनिवार्य अंतिम निर्णय लेना ये गलत है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीनस्थ करना ये सही बात है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत बात है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति, राज्यपाल या आयोग की सलाह पर या सदन के अध्यक्ष दल बदल के मामले में लेते हैं, स्वयं आयोग नहीं लेता है, ये बात है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के जमुई जिले में स्थित सोनो क्षेत्र हाल के वर्षों में
किस खनिज के विशाल भंडार की संभावना के कारण चर्चा में रहा है? तो दोस्तों यह रहा है स्वर्ण का विशाल भंडार के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार होने के संकेत मिले हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वलयों को क्या कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र स्थित होता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है क्रिस्टी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1917 के चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके कमेटी के अध्यक्ष थे FG सलाई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी इस समिति के एक सदस्य थे। अध्यक्ष मध्य प्रांत के आयुक्त FG सलाई थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के बफर विलयन की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों इसकी विशेषता होती है कि यह अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अपने pH परिवर्तन का विरोध करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया है। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बोला जा रहा है, तो यह मुख्य रूप से सोमेश्वर श्रेणी के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रशासन में नगर प्रशासन की देखरेख 30 सदस्यों का एक समूह करता था जो 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो दोस्तों प्रत्येक समिति में टोटल जो 5 सदस्य होते थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा चलाया जाता था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ प्रतिरोधकता के संबंध में बोला गया है दोस्तों, तो यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ये सही बात है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता एक विशिष्ट गुण है जो आकार बदलने से नहीं बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यह किया जाता है अनुच्छेद 165 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? तो दोस्तों इसकी वृद्धि दर जो रही है वह रही है 10.64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में पुलिस थाने को जलाते समय उमाशंकर प्रसाद शहीद हुए थे? तो दोस्तों यह सिवान के जिले के पुलिस स्टेशन को जलाते समय उमाशंकर प्रसाद शहीद हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का वाई। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 243 का
आई पंचायतों के वित्त आयोग के लिए है, जबकि 243 वायु नगर पालिकाओं के लिए भी है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल यानी D2O का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, जिसे हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, यह कोसी नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह सुपौल जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह बिहार का सबसे पुराना और भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो वह घटना है दोस्तों ध्रुवन। ध्रुवन की घटना प्रकाश के बारे में बताती है कि यह अनुप्रस्थ तरंग है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवन संभव है, अनुदैर्ध्य जैसी ध्वनि का नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों इनका चुनाव जो होता है वह 15 लोकसभा और प्लस 7 राज्यसभा होता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की दियारा भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दियारा भूमि कहा जाता था, यह नदियों के बाढ़ क्षेत्र में स्थित जलोढ़ मैदान है जो आकार में बदलता रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार है? तो दोस्तों आनुवंशिक विकार वह है हीमोफीलिया। इसमें से ऑप्शन में से हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक विकार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीमोफीलिया और वंध्यता गुणसूत्र से जुड़े विकार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम कुलाधिपति बने थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य की भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा विनियमित किया जाता है? तो दोस्तों यह विनियमित किया जाता है अनुच्छेद 312 के तहत। दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो के 100 क्वेश्चन पूरा होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और हमारे द्वारा जो पिछले 10 सेट करवाए गए हैं वे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।